वो तो हम थे जो दूर से तुम्हें भीड़ में पहचान लिए और तुम्हें लगता है तो जमाने भर से जुदा है। किसको कौन पहचान लिया और कौन खुद को जुदा पा रहा है, चर्चा राजस्थान की सियासत से जोड़ते हुए इस बात पर करेंगे कि अमित शाह आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और क्या क्या बदलने वाला है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि क्या हनुमान बेनीवाल की जगह आरएलपी के सुप्रीमो किसी और को बनाना चाहिए। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि क्या जैसलमेर में बासनी पीर के यहाँ जो सियासत हो रही थी हिंदू मुसलमान की, क्या वो जाति की सियासत पर आ गई है। बात इस पर भी करेंगे कि प्रीति सिंह शक्तावत के साथ क्या वल्लभ नगर में धक्का मुक्की हुई है। इसके अलावा भी राजस्थान की सियासत से जुड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे कि हनुमान बेनीवाल और क्योड़ीलाल मीणा से बीजेपी का कौन कौन नेता दिल्ली में मिलेगा। मगर शुरुआत कर लेते हैं एक ऐसी खबर से जिसको देखने के बाद मैं बताने का लोभ छोड़ नहीं पा रहा हूं। अमित शाह कल आ रहे हैं जयपुर के पास ददिया में, जो बीजेपी का लकी ग्राउंड है, जहां पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और चुनाव के बाद आए थे। अमित शाह आ रहे हैं और इसी वजह से प्रदेश के बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी जयपुर आए हैं। अभी अभी आए हैं, एयरपोर्ट पर उतरे ही थे कि कई सवालों के बीच एक पत्रकार ने पूछा कि गोविंद सिंह डोटासरा ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के अंदर तालमेल नहीं है। उन्होंने तालमेल को ताजमहल समझ लिया और ताजमहल समझने के बाद कहा कि इस तरह तो उनके वोटर नाराज हो जाएंगे मुसलमान, जब ताजमहल के बारे में कहेंगे कि वहां कुछ नहीं है। तो अब वो ताजमहल को लेकर बताते रहे कि कांग्रेस से मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे, गोविंद सिंह डोटासरा ताजमहल को कुछ नहीं बता रहे हैं। अब ये रिपोर्टर हक्का बक्का रह गया कि मैं तो पूछ रहा हूं तालमेल को लेकर। अब क्या है कि राधा मोहन दास अग्रवाल आहट से पहले ही खिड़की खोल लेते हैं और इस तरह से जगहसाई हो जाती है, मगर कोई फर्क पड़ता नहीं उनको। जिस दिन से आए हैं वो आहट से पहले खिड़की खोले ही जा रहे हैं। बीजेपी वाले भी हलकान हुए जा रहे हैं कि न जाने कितनी बार प्रदेश दफ्तर में आ गए पदाधिकारी बनाने के लिए, हर बार लिस्ट लेकर जाते हैं और दिल्ली में फाड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर लिस्ट बना लेते हैं, फिर फाड़ देते हैं। कई बार हारे हुए जीते हुए इधर के उधर के नेताओं से मिल लेते हैं और कहते हैं इस बार तय है, मगर ये सूची आ ही नहीं रही है। खैर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नहीं आ रही है, मगर इस बीच अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह क्यों आ रहे हैं? आना भी चाहिए। सहकारिता मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं देश के और बीजेपी का राज है। मगर इस बरसात के मौसम में जहां पर हर तरफ बारिश ही बारिश है, इतनी बड़ी सभा करने की जिम्मेदारी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर डाला गया है, तो यूं ही डाला गया है या फिर इसका कोई मकसद है? क्या वो संदेश देने जा रहे हैं कि भीड़ में जिसे हमने चुना है वो जुदा है, या फिर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मैं फीडबैक लेने आया हूं कि सरकार का कामकाज क्या है? सामान्य सभा या रैली होती तो समझ में आता है। कहा जा रहा है कि वो लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, यानी जनता से फीडबैक लेंगे कि सरकार का कामकाज क्या है। सरकार के विकास के मेले को भी वो देखेंगे, अवलोकन करेंगे। तो क्या वाकई वो भजन लाल शर्मा को लेकर दिल्ली के कुछ नेता जो फीडबैक दे रहे हैं लंबे समय से, उनको उसका आकलन करने आए हैं? क्या इसके बाद कुछ राजनीति बदलेगी, या फिर ये बताने आए हैं कि राजस्थान का एक ही लाल है, भजन लाल, जहां पर वो गृह मंत्री के नाते पुलिस के वैन का वो झंडी भी दिखाएंगे, रोजगार जो राज्य सरकार ने पैदा किया है उसकी नियुक्ति पत्र भी देंगे और राजस्थान को दिखाएंगे भी कि भजन लाल शर्मा कितना विकास कर रहे हैं, विकास
मेले के जरिए। मगर इसके अलावा वो वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे और कहा जा रहा है कि इस दौरे के बाद जो आईपीएस की रुकी हुई सूची है वो भी आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी और पार्टी के पदाधिकारियों की घोषणा भी हो जाएगी और जो रुका हुआ एक फैसला है मंत्रिमंडल में फेरबदल का, उसकी भी हरी झंडी मिल जाएगी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वीटो है कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष न चुन लिया जाए राजस्थान में मंत्रिमंडल में विस्तार को टाला जाए। हालांकि आरएसएस मना करती है कि हम सरकार के किसी कामकाज में दखल नहीं देते हैं, मगर हम सब जानते हैं कि वो कहां कहां कैसे कितना दखल देते हैं। अब ये तो कल जब वो बोलेंगे, बातचीत करेंगे, लहजा क्या रहेगा, किनसे मिलेंगे, क्या फीडबैक लेंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा। मगर भजनलाल शर्मा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और कल से ये कोशिश कर रहे हैं कि जलवा ऐसा दिखे ददिया में कि भजनलाल शर्मा को देखने के बाद अमित शाह को लगे कि हमने जिसे चुना था वाकई में वो लाल है। इधर वरिष्ठ पत्रकार महेश झालानी ने लिखा है कि दो लोगों ने प्रधानमंत्री और अमित शाह से वक्त मांगा था। इसमें आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा हैं। डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा को किसी ने भी वक्त अब तक नहीं दिया है। उसकी वजह उन्होंने कई गिनाई है, इसे चर्चा नहीं किया जा सकता क्योंकि पुख्ता सबूत नहीं है उसके। मगर कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल को वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानसून सत्र में मिलने का दे सकते हैं। अमित शाह से उनको वक्त अब तक नहीं मिला है। अब हनुमान बेनीवाल क्या करने जा रहे हैं, क्या मिलने जा रहे हैं और क्या बातें करेंगे पता नहीं। मगर एक बात तो तय है कि हनुमान बेनीवाल लगातार नागौर में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि ज्योति मिर्धा भले ही हमारे पांव उखाड़ने की कोशिश कर रही है, मगर अब भी हम वहां पुलिस और प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। कहा जा रहा है कि आधी रात का दृश्य है जब कलेक्टर साहब मौके पर आए और हनुमान बेनीवाल के इस रैली में आकर उन्होंने उनकी मांगों को विचार करने का, मांगों का मानने का भरोसा दिया। हालांकि जयपुर में भी आए थे संभागीय आयुक्त और पुलिस कमिश्नर, मगर सरकार कैसे और किस तरह से भरोसा देती है हम सब समझते हैं। पर हनुमान बेनीवाल ने वहां पर कई तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि मूड में आ गए हैं, अब ये 1.5 लाख लोग कूच करने वाले हैं और जो हमारे साथ संघर्ष करेगा जेल जाएगा, वो आगे जाके नेता बनेगा, मैं सांसद और विधायक बनाऊंगा। ये तमाम तरह की वो बातें वो कहते हुए नजर आए। और वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही कनिका बेनीवाल के भाषण की भी, जो खींवसर से चुनाव हार गई हैं। बड़े बड़े नेता पहला चुनाव हारे हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, बहुत सारे हैं। हमारे बच्चों का नहीं है, हमारे बच्चे तो इतने छोटे छोटे हैं, उनको आज कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं। वो आंदोलन भी आपके बच्चों का है और आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारे परिवार कनिका बेनीवाल को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल बेहतर होता आरएलपी पार्टी का जिम्मा कनिका बेनीवाल को दे देते, क्योंकि वो बहुत ही सधे हुए शब्दों में भावनात्मक अपील के साथ बातें करती हैं। उनका भाषण ऐसा था कि लोग तालियां बजा रहे थे। अब हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं वो उनके साथ रहेंगे, मगर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत होती है उसमें हनुमान बेनीवाल के चेहरे के अलावा संगठन की शक्ति और भावनात्मक अपील की जरूरत है, जो हनुमान बेनीवाल के सुप्रीमो रहते हुए पार्टी में उतनी दिखाई नहीं देती है। बॉन्डिंग है पूरे राजस्थान में, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं,
मगर हमें लगता है कि ये वाकई मौका है कि कनिका बेनीवाल पार्टी को संभालें और पर्दे के पीछे रहकर हनुमान बेनीवाल पार्टी को खड़ा करने के लिए काम करें, क्योंकि जितना जोड़ते हैं वो उससे ज़्यादा लोगों को नाराज़ भी कर लेते हैं। कई कांग्रेस और बीजेपी के दफ्तर में युवा नेताओं को मैं देखता हूं जो हनुमान बेनीवाल के लिए आज से 5-7 साल पहले जान छिड़का करते थे। अब दोनों तरफ की गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि वो सारे खराब थे। हनुमान बेनीवाल में सिर्फ अच्छाई है। मगर मैं देख रहा था, अगर लोग इतना प्यार करते हैं, इतने कम समय में जयपुर में और नागौर में इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, तो इस ताकत को कैसे एक संगठन की शक्ति में बदलना है, अगर ये अब भी ना बदलें तो फिर बहुत देरी हो जाएगी। वैसे हनुमान बेनीवाल के लिए अच्छा होगा कि नीतीश कुमार की तरह या फिर मायावती की तरह या फिर ममता बनर्जी की तरह सत्ताधारी पार्टियों से गठबंधन करके एक मौका दें पार्टी को बड़ा करने के लिए। हर किसी से वो लड़ लेते हैं। कांग्रेस ये संभव नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों पार्टियों का वोट बैंक एक जैसा है। कांग्रेस मजबूत होगी तो ये कमजोर होंगे, और ये मजबूत होंगे तो कांग्रेस कमजोर होगी। दोनों एक साथ चल नहीं सकते। भले ही बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ रही है, मगर दोनों एक साथ चल नहीं सकते। बिहार में भी इसी तरह के कमोबेश हालात हैं। कांग्रेस वहां सरेंडर है, इसलिए तेजस्वी की कोई समस्या नहीं है, वरना वोट बैंक दोनों का एक ही है। अब ये सरेंडर करके तो रह नहीं सकते। ऐसे में पार्टी को बढ़ाने के लिए जरूरत है कार्यकर्ताओं को तैयार करना, और कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जरूरत है सत्ता में भागीदारी। अब ये कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इनका मिजाज भी हर किसी से मिलता नहीं है। पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो रास्ता खुलेगा, पता नहीं। ज्योति मिर्धा के नागौर की राजनीति में आने के बाद बीजेपी का एक बड़ा धड़ा जो नागौर में है, वो हनुमान बेनीवाल से सहानुभूति रखने लगा है और जयपुर में आके विरोध जताने लगा है कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ क्यों बोलते हो, क्यों कार्रवाई कर रहे हो, हमारा क्या लेना देना है उससे। वो इसलिए नहीं कि हनुमान बेनीवाल से मोहब्बत करने लगे हैं, इसलिए कि वो ज्योति मिर्धा के बीजेपी में स्थानीय स्तर पर बढ़ते कद से परेशान हैं, क्योंकि नई पुरानी वाली खेल हर पार्टियों में चलता है। अब ये अगर एनडीए के नजदीक जाते हैं तो ज्योति के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। खैर, ये दूर की कौड़ी है, बहुत दिन चुनाव है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर कम अंतराल में 2 बड़ी रैलियां करना इतना आसान काम भी नहीं है। वैसे पार्टी के लिए जिसके नेता के पास चाय के पैसे कम पड़ जाते हैं शहीद स्मारक पर धरना देते समय। अब लौटते हैं जैसलमेर की राजनीति पर। जैसलमेर में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय और राजपूतों के बीच संघर्ष पैदा हुआ, और उसके बाद मुस्लिम समुदाय और पुलिस के बीच भी संघर्ष पैदा हुआ, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई, ये जैसलमेर में एक आश्चर्यजनक घटना थी। क्योंकि वहां पर रेडिकलाइजेशन तो बहुत लंबे समय से हो रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के जो मौलवी हैं वो लोगों को वहाँ तेजी से बदल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं जब आया था राजस्थान में तो पहनावे में भी अंतर नहीं था और खान पान में भी अंतर नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मगर ये हरीश चौधरी इस मामले में कूद गए हैं, और हरीश चौधरी ने कहा है, जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि वो कल नहीं आज गांधी राम धुन एवं सर्वधर्म प्रार्थना हेतु अनुमति के संबंध में उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि 19 जुलाई 2025 को जैसलमेर जिले के ग्राम बासनपीर में गांधी राम धुन और सर्वधर्म प्रार्थना के आयोजन हेतु अनुमति जारी करें। वहां पर देखिए, जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की राजनीति रही है, आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव में कैसे राजपूत बनाम जाट की पूरी राजनीति शुरू हो गई थी, और उस धुरी में रविंद्र भाटी और उमेदराम बेनीवाल भले ही थे, मगर दोनों तरफ के लोग गोलबंद हो गए थे। अब हरीश चौधरी वहां पर हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना चाहते हैं, और ये रविंद्र सिंह भाटी के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि उन्हें भी अगर
आगे चुनाव जीतना है तो मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ेगी, मगर बीजेपी को नहीं जीतना है। और बीजेपी इसीलिए वहां पर जो आग लगी है उसे हवा देने में लगी हुई है। जो स्वरूप सिंह खारा है वहां के बाड़मेर के जिला अध्यक्ष, वो चिट्ठी लिखते हैं कि इसका नाम बदल दिया जाए और इसके नाम को बदल के बासण धीर कर दिया जाए, यानी पीर हटा दिया जाए। तो इसके नामकरण के बदलाव को लेकर भी मांग उठने लगी है कि वहां पर जो गांव है जिसमें पीर लगा हुआ है उसको खत्म करके गांव का नाम ही बदल दिया जाए। अब ये धर्म की राजनीति ज्यादा हावी रह पाती है या जाति की राजनीति पता नहीं, मगर वहां पर अगर धर्म की राजनीति आगे बढ़ती है तो कांग्रेस को नुकसान है, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भी नुकसान है। अगर जाति की धर्म की राजनीति हावी हो जाती है तो बीजेपी को फायदा है, अगर जाति की राजनीति आगे बढ़ती है तो कांग्रेस को फायदा है। अब सियासत ऐसी ही है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कल अखबार में छपा है कि कम्युनलिज्म की तरह ही रीजनलिज्म भी है। आप जाति को अच्छा कहो, धर्म को बुरा कहो, क्षेत्रवाद को अच्छा कहो और धर्म को बुरा कहो, ऐसा चल नहीं सकता। ये सब बुराइयां एक साथ देखनी पड़ेगी आपको। एक चीज आपको अच्छा लगता है तो वो ठीक है और दूसरी चीज जो बुरी है वो आपको बुरी दिखाई देती है तो इसलिए वो बुरी है। ये चलता नहीं है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कल कही है। खैर, अब लौटते हैं राजस्थान में। जिस तरह से मंदिर को लेकर कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह मंदिर को लेकर विवाद हो रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा जा सकता है। कुछ दिन पहले देवनारायण मंदिर को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें नामकरण को लेकर लोगों ने हमला बोला था भजनलाल शर्मा पर, और अभी कांते मीणा ने वीडियो पोस्ट किया है कि कैसे वहां पर मंदिर के सीढ़ियां तोड़ी जा रही है। उधर वल्लभ नगर में भी जिस तरह से प्रीति सिंह शक्तावत वहां पर भीड़ लेके उतरी और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि धक्का मुक्की हुई, क्योंकि वल्लभ नगर की मशहूर मंदिर है, वहां पर मूर्ति चोरी हो गई थी और प्रीति सिंह शक्तावत की के साथ जो धक्का मुक्की हुई उसे लेकर वहां पर बवाल मचा है। अब ये भीड़ है, इसमें प्रीति सिंह शक्तावत है, ये पुलिस वाले हैं, सब यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब इसमें भीड़ जैसे ठेल रही है, अब कौन किसके साथ धक्का मुक्की कर रहा है ये तो पता नहीं चल पा रहा है। अब इस भीड़ में प्रीति सिंह शक्तावत फंसी हुई है, इसलिए थोड़ा सा ये मसला पेचीदा है कि भीड़ धक्का मुक्की कर रही है या पुलिस वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं या पुलिस वाले फंसे हैं, पुलिस वाले पुलिस वालों को निकाल के लेके जा रहे हैं। मगर ये अब सियासी विवाद बन गया है, जहां पर जो धार्मिक स्तर पर बीजेपी का एक झुकाव होता है वोट पाने के लिए, कांग्रेस इस सॉफ्ट हिंदुत्व पर वहां पर दिखाई दे रही है पूरे राजस्थान में, कम से कम मंदिरों को लेकर। और सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर दिया है कि दुर्व्यवहार किया गया है पूर्व विधायक प्रीति सिंह शक्तावत के साथ वहां पर, उसे लेकर आज प्रदर्शन भी हुआ। मतलब मामला कहां से निकलता है, कहां दृश्य निकलते निकलते किस मुद्दे पर चले जाते हैं। अब राजपूत स्वाभिमान से भी उस इलाके में इस मुद्दे को जोड़ा जा रहा है, जहां पर सचिन पायलट ने लिखा है कि वल्लभ नगर में पूर्व विधायक श्रीमती प्रीति शक्तावत जी के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया दुर्व्यवहार बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। शीतला माता मंदिर में हुई चोरी घटना का पर सवाल उठाना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। उस भीड़ में आप देख ही रहे होंगे कि कौन किसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। खैर, आम जनता के साथ भारी दुर्व्यवहार हो रहा है। राजस्थान में जो सड़कों की हालत है उसे देखने के बाद जनता त्राहिमाम कर रही है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जो सड़कें मार्च में बनती है वो जुलाई में बह जाती हैं। ये देख रहे हैं, ये भरत चौधरी ने, कांग्रेस के युवा नेता है मालपुरा से, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये स्टेट हाईवे है जो सांगानेर से निकलकर मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र से निकलकर भीलवाड़ा तक जाता है। और इसकी ये हालत ये है कि ये सड़क है या तालाब है, सड़क है या गड्ढा है,
कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, मगर टोल वसूली पूरी हो रही है, टोल में कमी नहीं है। अब बताइए इस स्टेट हाईवे पर किस तरह से बाहर निकलें और कहां से निकलें, ये भरत चौधरी ने सवाल उठाए हैं। इसके पहले भी दैनिक भास्कर में भी ये खबर आई थी कि जो स्टेट मेगा हाईवे बना था जयपुर से भीलवाड़ा का, उसकी स्थिति खराब है और टोल वसूली जा रही है। मगर ये पूरी कहानी बताते नहीं हैं कि इस स्टेट हाईवे को बनाने में कितना बड़ा घपला हुआ था। जो कोटा की कंपनी है जिसने इस सड़क को बनाया, वो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं। कोठारी साहब उनकी कंपनी है जिसने ओम मीटर्स ने इस सड़क को बनाया था। जब बनाया था उस समय भी विवाद हुआ था कि इसकी क्वालिटी बेहद घटिया है, मगर अशोक गहलोत के बेहद करीबी थे इसलिए कोई जांच हुई नहीं। और उसके बाद फिर अब दूसरे लोगों को टेंडर दिया गया है इसके साथ संभाल के लिए। मगर जब बुनियाद इतनी खराब हो तो कितना भी पैच वर्क कर लो, हालात सुधरते नहीं हैं। अब ये कौन बताए कि ये सड़क किसकी देन है। और स्टेट हाईवे जब बना था तो कितना विवाद अंदरूनी तौर पे हुआ था, जिसके लिए प्रमोद जैन भाया को पीडब्ल्यूडी मंत्री के पद से अशोक गहलोत ने हटा दिया था, क्योंकि ठेकेदार उनका करीबी था। प्रमोद जैन भाया को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जितने मुकदमे उनके खिलाफ बीजेपी सरकार ने दर्ज कराई थी, उस सब पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और कहा है कि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मगर ये दृश्य हम दिखा रहे हैं दिया कुमारी का। दिया कुमारी इन दिनों निकल रही है सड़क पर और पूरा सामान लेकर निकल रही हैं और वहां सड़क की खुदाई करवा रही हैं और टेस्टिंग करवा रही हैं कि सड़क जो बन रही है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, वो सड़क कैसी बन रही है और कैसी क्वालिटी है। देखिए चेक किया जा रहा है सड़क को। मुझे लग रहा है कि क्यों ना दिया कुमारी को जेडीए का भी मंत्री बना दिया जाए। जेडीए जिस तरह से जयपुर में, ये देखिए सड़क की कितनी मोटाई है और क्या क्वालिटी है, इसकी जांच कर रही हैं। वो अजमेर के दौरे पर थी। क्यों नहीं स्वायत्त शासन विभाग का भी जिम्मा इन्हें भी दे दिया जाए, यूडीएच मंत्री बना दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से जयपुर का हाल है सड़कों का, फिजियोथेरेपी के डॉक्टरों की प्रैक्टिस बढ़ गई है। हर किसी की शरीर की चूल्हे हिल गई है, बस सरकार की नहीं हिल रही है, जेडीए की नहीं हिल रही है। पता नहीं है दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं जेडीए वाले। अब जेडीसी ईमानदार है, जेडीए के सेक्रेटरी ईमानदार है, तो जनता क्या उस ईमानदारी का क्या करेगी बताओ। जब राहत मिल ही नहीं रही है, इस तरह के हालात बने हैं कि पूरा शहर ही गड्ढों में घूम रहा है। चाहे किसी इलाके में चले जाइए, इतनी बुरी हालत है। और कभी कभी लगता है कि इतनी बारिश के बाद भी ये वीआईपी इलाके की सड़क क्यों नहीं टूटती है। मंत्रियों के बंगलों के बाहर जितना जल जमा होता है सिविल लाइंस में कहीं नहीं, मगर सड़क नहीं टूटती। और जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं, यानी कम वीआईपी रहते हैं, वहां की सड़क 3 महीने में टूट जाती है। मतलब ठेकेदार भी ये देखकर बनाता है कि कौन टूटी सड़क पर चलने की हैसियत रखता है और किसके लिए चमचमाती सड़क चाहिए। सरकार चाहे तो सारी सड़कें अच्छी बन सकती है, कम से कम 1-2 महीने की बारिश तो वो झेल ही सकती है। मगर हमाम में सब नंगे हैं, सब मौसेरे भाई हैं, इसलिए एक दूसरे की जांच ये करते ही नहीं। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।